अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और एक नया दिन और एक नए हफ्ते के साथ अपने जनाब तमाम तर जितने भी मकासद हैं वो आप लोगों ने आज पूरे भी करने और लिस्ट डाउन करने हैं कि आपने आज का दिन और पूरा हफ्ता किस तरह गुजारना है। छोटे छोटे गोल्स मेरे ख्याल से हमें अपनी लाइफ में बनाने चाहिए। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे उन लोगों के मुतालिक जो अपना बहुत सारा वक्त यहाँ पर आप समझने की जो एनर्जी है ना वो गलत चीज़ों के पीछे भाग कर ज़ाया कर देते हैं, जो ज़िंदगी में ये जान ही नहीं पाते हैं कि उन्हें किस वक्त में क्या चीज़ करनी है। ज़िंदगी में ना ये बड़ा ज़रूरी होता जा रहा है कि आप सही वक्त में सही फ़ैसला करें और अपना वक्त उसी एक चीज़ पर लगाएं जिसके बगैर आपको लगता है कि ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है, ज़िंदगी शायद चल ही नहीं पाएगी, वरना आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये पता लगाने के लिए ना कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपनी ज़रूरतें देखें, अपनी फ़िक्रें तलाश करें, मतलब ये देखें कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या है और जांचें कि किस चीज़ या काम के बगैर आपका जो सर्वाइवल है वो ख़तरे में पड़ सकता है। कि अगर आप वो काम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो उसमें एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे, तो शायद आप अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़तरे में डाल रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखा है कि बस इसीलिए कि उन्हें कुछ करना अच्छा लगता है वो दीवानों की तरह ना वही करते चले जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये जाने बगैर कि उनकी ज़िंदगी में उसकी कुछ अहमियत भी है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को ये पता है कि जनाब वो क्रिकेटर नहीं बन सकता या उसकी जो उम्र है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो वो क्यों अपना सारा दिन क्रिकेट के पीछे ज़ाया करता है सिर्फ वक्ती मज़े और अपने सुकून के लिए। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ज़िंदगी में कोई और मेरे ख्याल से हमें ढंग का काम भी कर लेना चाहिए या किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी का जो कीमती वक्त है हम किसी लाहासिल चीज़ पर लगा दें। ऐसे शख्स की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये कहीं का भी नहीं रहता है। वो कहते हैं ना कि जनाब अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, के अब आप रिग्रेट नहीं कर सकते हैं। एक तो जब वक्त निकल जाता है, आपकी उम्र निकल जाती है, तो फिर आपके पास वक्त और रिग्रेट के कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए आप भी ऐसी इम्प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और वो काम करना शुरू करें जो लॉन्ग टर्म में आपको आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और ये आपको ख़ुद ही जानना चाहिए और ख़ुद ही एक्सप्लोर करना चाहिए। बिकॉज़ कोई और अगर आपको ये चीज़ बताएगा ना कि आपने क्या करनी है क्या नहीं करना, ये वो अच्छे तरीके से नहीं बता सकता जब तक आप अपनी ज़ात को अपनी चीज़ों को ख़ुद नहीं समझ पाएंगे। तो क्योंकि आज नया दिन था, हफ्ते का आगाज़ हमने किया है एक नए दिन के साथ, एक नए सूरज की किरणों के साथ, तो हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत से कह लें कि हकीकतें हमारे ऊपर खुलती हैं। वो कहते हैं ना तय दर तय हमारी चीज़ें जो है ना हमारे ऊपर वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं और अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद है, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं। तो वो आज हमें क्या घर पर बैठ के करना और सिखा रही हैं कि क्या क्या हम बना सकते हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अलीना बताइए हमें। मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज मैं बनाने वाली हूँ बेबी मैट, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो उसके ऊपर खेलते हैं, लेटे होते हैं, उनकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है और वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए उसको ज़रूरी है कि बेबी मैट आप उनको ज़रूर दें। और उसको सबसे आसानी से घर में कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। जिसके लिए मैंने ये एक फैब्रिक लिया है। ये मेरे पास स्कार्फ था, वो घर में ही मुझे मिल गया। ये आप घर से आसानी से ले सकते हो, कोई भी स्कार्फ जो आपको ज़रूरत नहीं जिसकी, वो लिया है। और उसको मैंने इस तरह स्क्वायर शेप में काट लिया। स्क्वायर शेप में काटने के बाद इसके सारे साइड्स को आप ग्लू गन की हेल्प से या थ्रेड की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको सारे एरिया को बंद करोगे। बिल्कुल एक कुशन की तरह उसका कवर रेडी हो जाएगा। बट उसकी एक साइड को
आप थोड़ा सा छोड़ देंगे, क्योंकि उसके अंदर आपने ये कॉटन बॉल्स यूज़ कर सकते हो, दूसरी कॉटन यूज़ कर सकते हो, या आपके पास घर में कोई भी फैब्रिक है उसके कट्स पड़े हुए हैं, वो चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल आपको एक छोटा सा, पर इतना सा, एक उसके वो जो विड्थ होगी इतनी सी होगी जिसमें आप बनाओगे। वो कुशन बनाने के बाद जब वो रेडी हो जाएगा ये कुशन, ठीक है, उसके बाद ये डेकोर के लिए बाकी जो उसका एरिया है, बाकी जो स्कार्फ के नीचे ये एरिया बना हुआ था, ये मैं डेकोर करने के लिए उसके साइड्स पे लगाऊंगी। इस तरह से आपका कुशन रेडी हो जाएगा। और उसमें उसके ऊपर, मैट के ऊपर हैंडल्स भी होते हैं, जिसके लिए आप 2 तरह की वायर यूज़ कर सकते हो। ये भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। ये एक वायर है जो बहुत ज़्यादा बारीक है, ये वाली, और ये एक है थोड़ी सी इस तरह से, ये आसानी से बेंड होती है और ये मजबूत भी है, तो मैं इसमें ये वाली यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने इस तरह से कट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद आप इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से इस तरह 1-2 कॉटन्स लगा के आपको दिखा देती हूँ। कॉटन बॉल्स को इस तरह लगाते जाओगे। इस तरह कॉटन बॉल्स आपने सारे इसके ऊपर इस तरह जब लगा देंगे तो यही फैब्रिक का एरिया जो आपके पास बचा हुआ है, आप उससे उसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद ये पूरा एरिया एक उसका कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कुछ इस तरह दिखेगा, जो मैंने पहले से बना के रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये आप देख सकते हो, उसका जो बचा हुआ एरिया था वो मैंने नीचे लगाया इस तरह, और जो वायर वाला एरिया था वो सारा मैंने इसको नीचे इधर और इस साइड पे स्टिच कर दिया था। और दरमियान में मैंने एक और फैब्रिक इधर रख दिया जो बहुत क्यूट लग रहा है। अब ये इतना सॉफ्ट है क्योंकि कॉटन से बना है, इसके अंदर कॉटन है, और इसके अंदर जब बेबी खेलता है उसके ऊपर इसके टॉयज़ होने बहुत ज़रूरी है, जो उसके विजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो टॉयज़ से खेलता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। इसी तरह इस तरह जब उसके अंदर बेबी आप लेटा होगा, वो इस तरह खेल रहा होगा चीज़ों से और वो एक्टिव होता है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो उसको नुकसान नहीं देंगी। आप इस पर कोई बीड यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जो वो मुंह में डाल सके, इस तरह की कोई चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे। इसको भी आप सॉफ्ट बनाओगे और यहाँ पे आप उसके फेवरेट टॉयज़ रख सकते हो, जो भी उसको पसंद हो, चाहे वो बोलने वाले हों या इस तरह के पैंडा वगैरह, कुछ भी जिससे वो खेले और एक्टिव हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बेबी मैट बहुत पसंद आएगा और आप इसे घर पे ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके लिए मैट घर पे किस तरह बना सकते हैं, उनके खेलने के लिए, उनको लटाने के लिए, जो आप लोग बाहर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, घर पर ही इन चीज़ों को लेकर आके और उनको बना के अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके साथ अच्छे तरीके से उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी और हमें सिखा रही थी मैट बनाना। अलीना, आपका बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें हम आपकी और अपनी सेहत के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पर उन चीज़ों के बारे में, उन सब्ज़ियों और उन फलों के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो आजकल क्योंकि जनाब सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में जो मौसमी फल हैं वो खाए जाते हैं और उनका कह लें कि फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मौसमी फल खाते हैं तो आजकल आपको रेडियों पे, ठेलों पे, जहाँ पे भी आप मार्केट में जाते होंगे, सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी, वहाँ पर आपको अनार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आज हमने अनार के बारे में बात करनी है, जिसको सुपर फूड कहा जाता है। फ़ाइबर रिच होता है, आयरन रिच है, वाइटामिन्स, मिनरल्स की जो मकदार है इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो कहते हैं कि आपके लिए ख़ासतौर पर जब इस मौसम में आप खा रहे होते हैं तो आपकी जो आयरन की कमी होती है, जो जिनमें खून की कमी पैदा हो रही होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है अनार खाना। अब अनार में भी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अनार नहीं खाना चाहिए, ये भी जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। और साथ हमें किस तरह खाना चाहिए ताकि उसकी अफादियत है वो बरकरार रहे और हमारी सेहत के लिए वो अच्छी साबित हो। तो इस पर बात करने के लिए मारुख आसिफ, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मारुख, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मारूख, अनार के बारे में आज हमने बात करनी है कि अनार में क्या क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जो हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं और इस मौसम में हम सबको खाने चाहिए। तो फाइबर रिच इसे कहा जाता है, इसको सुपर फूड कहा जाता है कि भाई ये सुपर फूड है, सुपर कह लें कि इसको फलों का बादशाह भी इसको कहा जाता है अगर सर्दियों में बोला जाए। तो क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं हमारे लिए? अनार में बेसिकली मिनरल्स एंड वाइटामिन एक सर्टेन लिमिट में जो है वो मौजूद हैं, जैसे कि विटामिन सी बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत ज़्यादा विटामिन सी रिच अनार जो है ये फ्रूट है। फिर विटामिन के, विटामिन ई, मिनरल साइड पर जाए तो फोलेट, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा जो है वो रिच फूड है अनार। अनार के बहुत अच्छे बेनिफिट्स में, लेकिन अगर हम जाएँ तो मिनरल्स एंड वाइटामिन में सबसे पहले विटामिन सी। विटामिन सी अगर हम 100 ग्राम लेना अनार को अपनी डाइट में ऐड करें तो 100 ग्राम के अंदर विटामिन सी 40% है, जो कि हमें एक दिन में चाहिए। विटामिन सी 40% इसमें विटामिन सी। अगर हम अनार से डेली 100 ग्राम अनार लेंगे उसके अंदर 80 कैलोरीज होती हैं, ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है, बहुत कम कैलोरीज होती हैं अनार के अंदर। तो अगर हम वो इनटेक करेंगे तो 40% तो हम अपनी इतनी ही 100 ग्राम से जो है विटामिन सी ले लेंगे। और विटामिन सी कितना बॉडी के लिए अच्छा है कि हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, हमारी बॉडी की जो इंजरीज और हीलिंग प्रोसेस है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आयरन की जिसको डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन सी इनटेक अच्छा होगा तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी ठीक होगी, आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। नॉर्मली जो है विटामिन सी अगर हम देखें कि मेल हैं तो उनमें 90 मिलीग्राम जो है वो यूज़ किया जाता है एक डेली रिक्वायरमेंट के। फीमेल्स हैं तो 75 ग्राम। अगर आप 40% ही अनार से लेंगे तो बाकी तो आप इजीली बाकी फ्रूट्स के साथ जो है वो कवर अप कर सकते हैं इनटेक को। तो ये विटामिन सी बहुत अच्छा है। और विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको रोजाना की बुनियाद पर आपने अपनी बॉडी को देना ही है, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन सी प्रोड्यूस बना रही होती है, नहीं करती है, तो आपको उसको फूड से ही इनटेक करना होता है। तो जैसे इसमें आपने बताया कि के विटामिन के भी मौजूद है, उसके बाद मैग्नीशियम है, ये हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए कितने अच्छे हैं? ये जैसे अगर हम जाएं विटामिन के की तरफ तो आप देखिए कि अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको विटामिन से विटामिन के एक कैप्सूल्स वगैरह देते हैं कि आप इसका इंटेक कर लेंगे। आप इसको ऑरली लेने के बजाय आप इसको रॉ फॉर्म में लगा भी सकते हैं फेस पे। तो क्योंकि ये बूस्ट करते हैं कोलेजन को, आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कि जो लोग कहते हैं ना कि बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है अनार लेना। रोज़ अगर आप 100 ग्राम ले लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप जल्दी बूढ़े होने से भी कहीं ना कहीं बच सकते हैं। मतलब विटामिन के जो है वो इस तरह काम करता है कि एजिंग को कह लें कि रिवर्स करता है या रोकता है, ये कह सकते हैं हम लोग, मतलब रिड्यूस करता है, उस प्रोसेस को कम करने में मदद कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम देखें मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम जो है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पोटेशियम भी, इन दोनों को हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है इनटेक करना। तो ये एक अच्छी अमाउंट में अनार के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर हम मैग्नीशियम और पोटेशियम को एक और तरह से देखें तो जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके स्टेमिना को बूस्ट करता है। उनकी जो मसल क्रैम्पिंग होती है, जो एक प्रोसेस होता है वर्कआउट का कि हमारे मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, रीबिल्डिंग हो रही है, उनकी ब्रेकेज हो रही है, तो उसकी वजह से स्टेमिना बूस्ट होगा, उनकी भी रिलैक्सेशन में काउंट होगा। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम भी आपको ज़रूरी है लेना रोज़। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर हम अनार रोज़ लेंगे तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके आपको जो है बॉडी को बहुत बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। अच्छा, इसमें क्योंकि फाइबर रिच है जी, तो जिनको प्रॉब्लम होती है, पेट की प्रॉब्लम, मीदी की प्रॉब्लम, क्या ये उनके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है बिकॉज ये फाइबर रिच है? जी, असल में क्या होता है कि इसमें डाइटरी फाइबर जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर है, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, बट वो हेल्प करती है कि उसको रिड्यूस करे कॉन्स्टिपेशन में। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो अनार का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं रोज़। अगर वो रोज़ इस्तेमाल करेंगे उनका कॉन्स्टिपेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसमें विटामिन सी 40% आपको दे रहे हैं, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है ना आपको, तो उसकी वजह से अल्सरेशन हो सकती है आपके मुंह में। वो लोग कहते हैं ना कि छाले बनते हैं, वो विटामिन सी कम होगा तो उसकी वजह से आपके मुंह में छाले बनते हैं, आपकी ज़ुबान के ऊपर वो लाइन्स आ जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, इस तरह से लोग कहते हैं कट आ गए हैं। वो
वो चीज़ें होंगी तो ये अनार खाने से विटामिन सी की इंटेक बहुत अच्छी हो जाएगी, वो चीज़ें भी आपको इशू नहीं करेंगी। अगर हम जाएँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड पे, गट हेल्थ इश्यूज ये भी होते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अनार खाने से ये भी कई हद तक कवर होंगे, तो ये बुक बहुत बेनिफिशियल है अगर आप अनार का इंटेक बहुत अच्छा करेंगे तो। अच्छा, दूसरा मारूफ, ये भी कहा जाता है कि ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है या उसके लिए भी बड़ा अच्छा है, कैंसर एंटी कैंसरस भी से कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, वाकई ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। इस तरह से है कि जो सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जो बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन कैंसर, इस तरह से इसको कवर करने में, इसका रिस्क जो है ना कम करने में अनार बहुत अच्छा है। किस तरह से कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में है, तो इसके हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा ना, तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मतलब विटामिन सी इज़ अ वेरी एसेंशियल कंपाउंड। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होंगे तो आपकी बॉडी की जो इश्यूज होंगे वो कैंसर रिस्क बढ़ा देगा। अच्छा। इसकी वजह से जो है वो आपको कैंसर इश्यूज ज़्यादा लोगों में होता है। अगर हम विटामिन सी रिच डाइट लेंगे, जैसे अनार के अंदर विटामिन सी बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफेनॉल्स है, पॉलीफेनॉल्स हेल्प करेंगे एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो हार्ट डिजीज़ का इशू और जितने भी कैंसर इशू हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, तो बेनिफिशियल तो ऑटोमेटिकली हो गया। क्या बात है, मतलब ये इतना, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि जनाब इसका इनटेक खासतौर पर जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें उस वेदर से लड़ने के लिए हमें मदद दे रही होती हैं। तो मुझे बताइए कि इसका इनटेक हमने किस तरह करना है, मतलब बहुत से लोग रॉ फॉर्म में भी खाते हैं, बहुत से लोग इसका जूस भी बनाकर पी रहे होते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है जिससे हमें इसके तमाम तर न्यूट्रिएंट्स, तमाम तर जितने भी विटामिन्स हैं वो अच्छे जो मकदार में हमारे बॉडी में जाएं? अच्छा, इस तरह से है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है इंटेक करते हुए कि वो चुबाते हैं। अच्छा। और वो जितना भी वेज होता है एंड पे मटेरियल, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि बीज होते हैं, हार्लेस बीज जो उन्हें कहते हैं, वो फेंक देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर जो बेसिकली अनार जो है वो एक सैक फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके अंदर अनार जो एक रेड फॉर्म में वो सारा जूसी मटेरियल होता है, उसके अंदर बीज होते हैं जिनको हम एयरलेस सीड्स कहते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप वो बीज ही चुबा के फेंक देंगे तो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो नहीं आपको बेनिफिशियल, मतलब वो बेनिफिट दे ही नहीं रहे, बेनिफिशियल आपके लिए है ही नहीं। तो क्या होगा कि आप जो है वो सिर्फ जूस फॉर्म अपने अंदर लेके जा रहे हैं। कि शुगर इनटेक आपने कर लिया, जो फाइबर है वो आपने फेंक दिया। वो हमारी जो फ्रूट्स में जो एक नेचुरल शुगर है फ्रुक्टोज, आप सिर्फ वो ले रहे हैं, आप उसके बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप उसको फेंक रहे हैं। तो इसका सही तरीका ये है कि आप उसको प्रॉपर वे में च्यू करें, खाएं, चुबाएं और वो अंदर करें, ठीक है। मतलब उसका जो फाइबर है वो भी आपने फाइबर इनटेक, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब लें। अगर जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वो सिर्फ चुबा के उसको फेंक देंगे तो क्या होगा कि उनका शुगर किस तरह से हाई होगी, फ्रुक्टोज ले रहे हैं, मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली शुगर इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे शुगर पेशेंट हैं, अगर उनकी बात की जाए कि कितना इनटेक करना है उनको, तो हम उनको 60 ग्राम टू 75 ग्राम अलाउ करेंगे कि आप इतना इनटेक करें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज है। ऑटोमेटिकली शुगर हाई होगी तो आपको उसको बैलेंस करना होगा। एक हेल्दी स्नैक है तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बट एक बैलेंस फॉर्म में। 60 टू 75 टाइम का भी स्नैक फॉर्म में, लाइक स्नैक टाइमिंग्स में, मील फॉर्म में नहीं, स्नैक्स में। जी, स्नैक में मतलब कोई 4 से 5 बजे या इस टाइम पे कर सकते हैं आप। 11 से 1 के दरमियान एक स्नैक टाइम हो जाए, 4 से 6 के दरमियान एक स्नैक टाइम रख लें। अच्छा, लेकिन क्या चले, सुबह तो हम लोग रॉ फॉर्म में खा लेते हैं स्नैक टाइम में, लेकिन रात को होता है कि अच्छा चलो नहीं खाया जा रहा तो जूस पी लेते हैं, कि रात को जूस पीना इसका ठीक है? नहीं, रात को जूस पीना, जूस का इंटेक अच्छा मतलब ठीक नहीं होगा एक तरह से। कि अगर आप शुगर की पेशेंट्स की बात करें तो बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करूँगी कि वो जूस फॉर्म में साइड पे जाएं, लेकिन हम नॉर्मली जनरली बात करें तो पी सकते हैं। अच्छा, बट इट डिपेंड्स कि फिर आपको जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। तो जूस कोई भी ना पिए, रॉ फॉर्म में खाना चाहिए, बट बहुत नहीं, मतलब वीकली 2 टाइम्स इज़ इनफ। वैसे आप रॉ फॉर्म में खाएं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि जनाब ये अनार खाने से और ख़ासतौर पर रेड अनार खाने से आपका जो ब्लड है वो बनता है, एक तो प्योरीफाई भी होता है और दूसरा कि वो ज़्यादा बनता है। तो ऐसा है, वाकई ऐसा है कि अनार खाने से हमारा जो खून है वो ज़्यादा बनता है?
इनडायरेक्टली बनता है इस तरह अच्छा। से कि वो हेल्पफुल होता है। किस तरह से होता है कि अगर आप विटामिन सी का इंटेक अच्छा होगा तो जितना भी आप आयरन का इंटेक कर रहे होंगे, आयरन है इसके अंदर लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक, बट अगर आप आयरन का इंटेक साथ कर रहे होंगे अपनी डाइट के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, तो वो आपको इनडायरेक्टली हेल्पफुल होगा। इस तरह नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, बट होगा। बट इट डिपेंड्स कि अगर आप अनार दो तरह के हैं, एक वाइट वाला और एक रेड वाला जी। बट रेड वाला आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हैं। अच्छा। अब अगर आप एनेमिक हैं, क्योंकि अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है विटामिन सी की तो आप डेफिनेटली एनेमिक पेशेंट है, आपको आयरन की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी डेफिशिएंसी। हाँ जी, तो ज़रूरत होगी तो इन दैट सेंस कि आपको फिर रोज़ अनार लेना चाहिए। वो इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा है आपके लेवल्स को आयरन के बूस्ट करने के लिए। नहीं तो वाइट अनार फिर क्या नहीं खाना चाहिए? उसमें वो न्यूट्रिएंट्स वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो हमें रेड अनार जो रेड अनार से मिलते हैं। रेड अनार से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो इसलिए रेड अनार ही खाना चाहिए, वाइट रेड अनार अवॉइड करना चाहिए। ये हाँ जिनको अगर प्रॉब्लम है, जैसे अगर क्योंकि रेड थोड़ा खट्टा भी होता है, वो ले सकते हैं। तो वो जैसे मेरा भी गले का प्रॉब्लम होता है कि मैं खट्टी चीज़ खाऊंगी तो फौरन से मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा या गला खराब हो जाएगा, तो हम लोग फिर क्या खाएं? हम लोग तो खट्टा अनार नहीं खा सकते। आप वाइट ले सकते हैं। वाइट में ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, हेल्दी नहीं है, बट ये कि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बट इन दैट सेंस आप वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले सकते हैं, आप वो भी इनटेक कर सकते हैं। बच्चों के लिए कितना अच्छा है ये? उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी कह लें कि मेंटल हेल्थ के लिए भी, उनकी गट हेल्थ के लिए भी अनार कितना अच्छा है? अच्छा, अब बच्चों के लिए इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उनके लिए कह दें कि मुफीद है इस तरह से। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्रेन हेल्थ इस तरह से कि हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरॉन्स की वर्किंग से हमारा ब्रेन चल रहा होता है, ऐसे सेल्स हैं ब्रेन के अंदर। तो अगर हम उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता जाएगा तो डेफिनेटली वो बच्चों की ब्रेन हेल्थ भी इफेक्ट होगी और उनकी ग्रोथ भी इस तरह से इफेक्ट होगी। जब ब्रेन वर्किंग ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है। तो हम लोगों को इसका इंटेक अच्छे वे में करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि जो एज जिनकी ज़्यादा होती है, जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इस तरह से कि अगर फ्री रेडिकल्स की ज़्यादा अमाउंट बॉडी में हो जाती है और इनडायरेक्टली आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा होता है, ब्रेन को डैमेज करेगा तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो फिर ज़्यादा कॉमन हो जाती है, जो लोग बूढ़े हो रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए भी अनार बहुत अच्छा है अगर वो इनटेक करें, बट इन बैलेंस फॉर्म, क्योंकि उस एज में जाके सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हर इंसान को हो जाती हैं। लेकिन क्या डेली फिर उन्हें भी करना चाहिए एक सर्टेन अमाउंट में कर करवाना चाहिए? बट यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी, जो बीपी के पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है और बहुत अलार्मिंग इस सिचुएशन में। किस तरह से? पहले तो अच्छा किस तरह से कि अगर जिनका बीपी लाइक हाइपरटेंशन साइड पर जा रहे हैं, बीपी ज़्यादा है, तो वो किस तरह से काउंट होगा कि अगर आप 100 to 150 ग्राम ले सकते हैं ना, ले सकते हैं तो आपका बीपी कम करेगा वो। ओके। जिनका बीपी ज़्यादा रहता है ना वो कम होगा अगर रोज़ इनटेक होगी 100 to 150 ग्राम में। लेकिन इसके साथ साथ अलार्मिंग सजेशन ये है कि आप अपने डॉक्टर फिजिशियंस जो हैं उनके साथ कंसल्ट करें। क्यों? अगर आप ऐसी इनहिबिटर्स ले रहे हैं, मतलब कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं बीपी कंट्रोल करने वाली, तो आपका बीपी रिड्यूस के साथ साथ वो आपके लिए अलार्मिंग इस तरह से वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तब हाइपोटेंशन में जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको कंसल्ट उनसे करना होगा कि आपकी कितनी लिमिट है उस मेडिकेशन की, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना अनार खाना चाहिए रोज़ की फॉर्म में। हाँ जी, मतलब बीपी के लोगों को बड़ा ही देखभाल के इंटेक करना चाहिए। उनके लिए वर्स्ट कंडीशन भी कर सकता है। हाँ जी, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फ़ायदे के साथ साथ उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने ख़ास तौर पर इसका इंटेक अपने फिजिशियन से पूछ के, अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे पूछ के फिर ही करना है, उसके अलावा नहीं करना है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका कॉम्बिनेशन में हम जैसे चाट बना के या मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके खा रहे होते हैं, क्या ऐसी कोई और कॉम्बिनेशन में चीज़ आ जाए जिसकी वजह से इसकी जो अब्जॉर्प्शन है, इसके अंदर जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाए, या आयरन की, विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन कम हो जाए? नहीं, कम नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप उसको एक सर्टेन क्वांटिटी में ले रहे हैं ना तो वो आपको बेनिफिट ही देगा, कम नहीं करेगा एब्जॉर्प्शन को। लेकिन इस तरह से है कि आप ये पूछ रहे हैं कि हम किस तरह को उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब किस तरह की कॉम्बो में, मतलब डिफरेंट फ्रूट्स के साथ इसका इंटेक कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब आप देखें नॉर्मली लोग
क्रीम चाट बना रहे होते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं, तो ये अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए ना अनार से, तो आप इसको एम्प्टी स्टमक लें। आप नहार पेट लेंगे, हाँ जी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होगी। तो मतलब सुबह उठ के अनार का ही नाश्ता कर लें, आप ये कह सकते हैं। हाँ जी, आप कर सकते हैं। उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी तो ज़्यादा बेनिफिट आपकी बॉडी के लिए वो होगा। ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपना रूटीन का नाश्ता कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जिन लोगों ने वेट लूज करना है, क्या उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है और वो भी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, और कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं? वो बिल्कुल खा सकते हैं। वेट लॉस इस तरह से होगा कि इसके अंदर फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है जो कि आपको हेल्प करती हैं वेट रिड्यूस करने में। अच्छा, अगर आप इसका रोज़ 80 to 85 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करेंगे अनार का, तो वो उसमें आपको 75 कैलोरीज, ऑलमोस्ट 70 to 75 कैलोरीज आपको वो देगा अनार। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मील्स और स्नैक्स के साथ भी, तो आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, फिनॉल्स अवेलेबल हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं आपका वेट रिडक्शन के, जितने भी जिनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है उसको बूस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो आप इसका इंटेक कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में भी। मतलब वेट रिड्यूस करने में भी आपके लिए बड़ा एक अच्छा सुपर फूड जो है ना ये बन सकता है। लेकिन क्या फिर यही खाना चाहिए? बिकॉज हमारे यहाँ पे ये मिथ है ना, या हमारा माइंडसेट बनता है कि अगर एक चीज़ से हमें पता चल जाए कि वेट रिड्यूस हो रहा है तो फिर हम सिर्फ वही खाना शुरू हो जाते हैं। नाश्ता भी उसका, डिनर भी उसका, लंच भी उसका कर रहे होते हैं, स्नैक टाइम में भी इवन दो वही खा रहे होते हैं। तो क्या एक ही न्यूट्रिएंट के ऊपर हमें जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें एक बैलेंस मील के साथ जो है ना वो सारे न्यूट्रिएंट्स और जितने भी फूड्स हैं उनको एक बैलेंस मील के तौर पे लेना चाहिए। अगर हम एक ही फ्रूट को लेकर चल रहे होंगे, लाइक फूड है या फ्रूट ले लें आप, तो फिर वो आपको एक सर्टेन लिमिट तक आकर जो है ना वो बेनिफिट्स उतने देगा, बट बॉडी उसको इतना ज़्यादा फिर अब्जॉर्ब इस तरह से नहीं करेगी कि आप बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साइड पर जाते हैं, तो अगर आप जस्ट कार्ब्स ले रहे होंगे, प्रोटीन एंड फैट नहीं ले रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपका वेट लूज़ नहीं होगा, वेट रिडक्शन नहीं होगी। वो आपका स्टारवेशन में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट पे तो हैं बट बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, तो एक सर्टेन लिमिट में आके आपका वेट स्टक हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं होगा। लास्टली मारूक, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए कितना अच्छा है? बिकॉज उनमें यूजुअली खून की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाती हैं वो लोग, तो उनके लिए कितना अच्छा है? क्या वो लोग अपनी प्रेगनेंसी में इसका इंटेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि इसमें फोलेट प्रेजेंट है एक बहुत अच्छी अमाउंट पे। 22% फोलेट हम लोग अपनी डेली जितनी रूटीन है ना हमारी, लाइक डेली जितनी भी अलाउंस होती है मिनरल्स एंड वाइटामिन की, उसके अंदर फोलेट जो है वो 22% अवेलेबल है। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उसको इंटेक करेंगी, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इतनी अवेलेबल है कि जितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनकी वो उसको कवर अप कर सकता है। अच्छा, अगर हम अनार का इंटेक अच्छा करेंगे तो। और आयरन की एब्जॉर्प्शन इस तरह से, चूँकि डेफिनेटली वाइटामिन से एक अच्छी अमाउंट में जा रहा है, आयरन एक सर्टेन अमाउंट में जा रहा है, बट साथ में अगर हम जूस फॉर्म में इनको दे रहे हैं तो इनके लिए और बेनिफिशियल है। क्योंकि नॉर्मली प्रेग्नेंट वुमेन्स क्या होता है, इनको यूटीआई और गट हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम जूस फॉर्म में लेंगे तो जो हमारे इंटेस्टाइनल इश्यूज जो हैं उनके, तो जो गट बैक्टीरिया और इन चीज़ों में जो बैक्टीरिया होता है ना, एक बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यूटीआई इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है। अच्छा, मतलब उनको खासतौर पर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उन्हें जूस फॉर्म में हमें देना चाहिए, क्योंकि उनको गट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं कि स्टमक इशू हो गया, इंटेस्टाइनल इशू होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। तो अनार लेना बहुत अच्छा है उनके लिए। अच्छा, उसकी ख़वातीन के लिए भी और वो बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मतलब हमारी जो बड़ी ख़वातीन कहती हैं जी खाएं, इससे खून बनेगा, बच्चे का भी खून बनेगा, माँ का भी खून बनेगा, तो उससे लालियाँ भी आ जाती हैं हमारे फेस पे। तो वाकई ऐसा होता है कि वो दोनों के लिए, बेबी एंड मदर के लिए, दोनों के लिए बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए एक सर्टन लाइक 3 ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं, एक ट्राइमेस्टर इस तरह का होता है कि उसमें जो बच्चा होता है उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर आप अनार का इंटेक करेंगे तो डेफिनेटली उसको न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे जा रहे होंगे तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नॉर्मली होगी, मतलब कोई डेफिशिएंसी उसको नहीं होगी। तो बच्चे के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा है, माँ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब दोनों के लिए अच्छा है। ये
कह ले कि ओवरऑल हर किसी के लिए, बीपी के लोगों के लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कर लें, देन डायबिटिक लोग भी इसको खा सकते हैं, इसका हेल्दी इनटेक किया जा सकता है, और जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है वो भी इसका इनटेक करके अपना जो वज़न है उसको कम कर सकते हैं। मतलब ये एक सुपर फूड इसलिए इसको कहा जाता है कि ये फाइबर रिच है, इसमें विटामिन सी, इसमें आयरन, इसमें जो बाकी मिनरल्स हैं वो इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि इससे ही आपकी जो काफ़ी हद तक जो कमी हुई होती है हर चीज़ की वो पूरी हो सकती है। मारूख आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और मारूख हमें बता रही थी अनार की अफादियत। मारूख, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और अनार पे हमने बात की है, और आप लोग भी अनार खाइए बिकॉज़ यही मौसम है अनार खाने का, इसके बाद अनार नहीं आएगा। तो ये जो मौसमी फल होते हैं या मौसमी सब्जियां होती हैं, इनका मौसम में ही इनटेक करना चाहिए, तभी आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बाकी ओवरऑल बॉडी के लिए बड़े ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से, और यहाँ पर रहने वाले लोग जनाब उम्र भर की जमा पूंजी से ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए चंद मरले का प्लॉट ख़रीदते हैं, लेकिन जब घर बनाने लगते हैं तो बहुत से दावेदार हमारे सामने आ जाते हैं, जिससे वो प्लॉट ख़रीदा होता है या तो वो गायब हो जाता है, या फिर इस सूरत हाल में काबिज़ का साथ देने लग जाता है। ये तो एक मुख्तसर कहानी है कि लाहौर में जिसका जब दिल चाहे वो खाली प्लॉट देकर उस पर काबिज़ हो जाता है, और फिर वहाँ तामीर करके अपना कब्ज़ा भी पक्का कर लेता है, और धड़ल्ले से असल जो मालिक होता है उसकी अदालतों में चक्कर लगवाता है, और कई साल केस चलता है, और फिर आखिर में असल मालिक यहाँ तो पीछे हट जाता है, प्रेशर में आ जाता है, या फिर काबिज़ को मज़ीद पैसे देकर अपनी जान छुड़वानी पड़ती है। अगर प्राइवेट प्लॉट तो एक तरफ, कब्ज़ा ग्रुप तो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना अपना हक समझते हैं। वो कहते हैं जनाब ये हमारा हक है, हमने इस पर कब्ज़ा करना ही करना है। यूँ लगता है कि मुल्क में जो जारी सियासी कशमकश है इसके बायस कब्ज़ा माफिया को खुली छुट्टी मिल चुकी है, और यूँ भी लगता है कि जैसे शहर में काबिज़ीन से अराज़ी वागुज़ार करवाने की मुहिम दम तोड़ गई है। निजी और सरकारी ज़मीनों को अभी पुराने पैमाने पर वागुजार नहीं करवाया जा सका है। अगर डेटा के मुताबिक देख लिया जाए तो रवा माली साल 2023-24 में शहर की कौन कौन सी जो तहसील हैं उसके मौज़ाजात से सरकारी और निजी अराजी को काबिज़ीन से वागुजार करवाया गया है, या ज़मीनों की कुल मालियत क्या है, और आगे इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत क्या क्या इसके ऊपर गौर फिक्र कर रही है, इक़दाम उठा रही है, क्या उनके इल्म है कि जनाब जो सरकारी ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी काबिज़ीन काबिज़ होकर इस वक्त बैठे हुए हैं। प्राइवेट की तो बाद में बात आती है, सरकारी ज़मीनों को किस तरह वागुजार कराया जाएगा। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निगरान जो हुकूमत है अच्छे इनिशिएटिव भी ले रही है, तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी हो गए हैं। एक और नया जनाब प्रोजेक्ट लेकर आया जा रहा है कि लारी अड्डे की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि वहाँ पर कितनी गंदगी है, फिर लोगों की सहूलियात के लिए वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती है, तो उसको भी एक नया मॉडल, नए जिद्दत उसके अंदर लेकर आई जा रही है। तो उस हवाले से भी बात करेंगे, उसके ऊपर कितना पैसा लग रहा है, कौन सी जिद्दत लेके आई जा रही है, और कब ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू होगा। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इन स्टूडियोज़ में। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इमरान, काबिज़ीन के हवाले से कब्ज़ा माफिया इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि चले प्राइवेट प्लॉट्स की तो बाद में आती है, सरकारी जो ज़मीनें हैं वो ही नहीं वागुजार करवाई जा रही। यहाँ पर आप ये कह लें कि वो एक के बाद दूसरी उन तक पहुँचती जा रही है, माफियाज़ के पास पहुँचती जा रही है, क्योंकि आवाम को तो नहीं पता ये सरकारी ज़मीन है कि ये जो है प्राइवेट ज़मीन है। तो किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा रही है कब्ज़ा माफियाज़ के ख़िलाफ़, बनाई जा भी रही है या ला इल्म है हमारी निगरान हुकूमत इससे? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। मामला ये है कि हमने इशू उठाना होता है, और शहरियों की ये बात जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचानी होती है, अफसरान तक पहुँचानी होती है। काम हो रहा है और ज़मीनें भी वागुजार करवाई जा रही हैं। एक्चुअली 2-3 रकबे होते हैं जिसमें सूबाई रकबा होता है,
नज़ूल की जगह होती है और इसके साथ साथ जो लोगों की निजी जो ज़मीनें हैं उनके भी जो है मसाइल साथ साथ चलते हैं। हाँ मगर मसला ये है कि इस वक्त शहर लाहौर में जो काबज़ीन का एक जिनको ख़त्म करने के हवाले से 2016 में कहा गया था कि तमाम शहर लाहौर में जो है जो ज़मीनों पे काबिज़ हैं उनको हटाया जाए, इसके लिए सेल बनाया गया, CCP ऑफिस में सेल बनाया गया, पुलिस की मदद ली गई और उसके बाद 2017, 18, 19, 20 यहाँ पे इस दौरान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ऑपरेशन किए गए। 2000 अच्छा मसला ये है कि ऑपरेशन हो जाते हैं दोबारा से वो काबिज वापस आ जाते हैं। क्या बात है। अच्छा ऑन द स्पॉट तो उन्हें पकड़ लिया जाता है या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? हो सकता है उनके कोई वहाँ पे जो अजीज या कोई काम करने वाले हैं उनके ऊपर पर्चे होते हो। मगर मकसद ये है कि आपके शहर लाहौर की ज़मीन इस वक्त बहुत महंगी है। अच्छा देखें 60 साल की ज़िंदगी में एक आदमी जो है वो एक घर बनाने का ख्वाब सोचता है, चाहे वो 2 मरले का घर क्यों ना हो, चाहे 10 मरले का हो, जमा पूंजी तो लगा देता है उसके अंदर। मसला ये है कि आपके शहर लाहौर में इस वक्त 7000 कनाल ज़मीन जो है वो काबज़ीन से 7000 लाहौर की बात ये लाहौर की बात कर रहे हैं और ये वो ज़मीन है जो निजी है, ये सरकारी ज़मीन नहीं है। अच्छा ये निजी जो ज़मीनें लोगों की जो ज़मीनें उनके ऊपर काबिज हुए में माफिया। देखिए सरकारी ज़मीन तो ठीक है जी, आपने वागजर करवाई, उठाकर LDA की है, PHA की है, उसके हवाले कर दी। सरकारी ज़मीन का तो ये होता है उसकी 4 दीवारी कर दी। निजी ज़मीन को कौन छुड़वाएगा? वो सरकार का काम है, क्योंकि काबज़ीन किसे कहते हैं? काबज़ीन तो ऐसे आते हैं ना कि आपकी ज़मीन है उसकी पर्त पटवारी के साथ मिलाकर वो निकलवा ली। अब देखें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है, कंप्यूटराइज फर्दें हो गई हैं, सब कुछ हो गया, मगर ये पुराने केसेस जो हैं वो अब नई चाल चल रहे हैं। अच्छा अब क्या नई जिद्दत आ गई है? देखिए जब एक नई चीज़ सरकार निकालती है तो उसके लिए चोर जो है वो अपना ज़हन और ज़्यादा शॉर्प कर लेता है। वो फिर कहते हैं मैं इस तरीके से चोरी करूंगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं। वो हाँ, तो यही सूरत हाल है कि जो पुराने केसेस हैं उनको नई चाल के मुताबिक चलाना शुरू हो गए हैं। जैसा कि एक तकरीबन है कोई 63 कनाल ज़मीन है फिरोजपुर रोड पे, तो वहाँ की कीमत जो है उसकी 26 करोड़ पे है और वहाँ पे काबज़ीन बैठे हुए हैं। और कब से बैठे हुए? वो मैं बताता हूँ उनका। अच्छा काबज़ीन बैठे हुए हैं वो जो जिनकी ज़मीन है वो हम चूँकि हमारे सामने केसेस वगैरह भी आते रहते हैं तो जिक्र होता है, वहाँ पे हेयरिंग्स हो जाती हैं, उसमें हम भी अगर थोड़ा सा बैठे हों तो पता लग जाता है हमें। तो वो जो बाबा जी हैं वो तकरीबन 70 साल के हैं जिनके नाम पे ये ज़मीन है। अच्छा। अब जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है वो DHA 10 में आ गई है ज़मीन, तो वो DHA को बेचने भी चले गए और वो बेचने लगे तो बाबा जी वहाँ पे पहुँच के अपने बेटे के साथ उन्होंने कहा जी ज़मीन तो हमारी है ये। अच्छा वो ये एक छोटा केस है, इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर अभी काम होना है। अगर ये तमाम मामला ठीक हो जाए तो आपके शहर लाहौर में आपको वाकई में पता चले कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, सड़कें कुशादा हैं, यहाँ पे हर किसी का राइट जो है उसको वापस दे दिया जाता है। इनके हर बंदा जो है इंसाफ के लिए जो दरबदर होता है ना, कोर्ट कचहरी में जाते हैं जिन्हें हम दीवानी केसेस कहते हैं, ये वो यही है। 50-50 साल से केसेस लगे हुए हैं। वही तो यही चीज़ कह रही हूँ कि हमारा जो इंसाफ का जो एक कह लें कि शोबा है उसमें शायद हम बहुत ज़्यादा पीछे आते जा रहे हैं। 1947 के जो केसेस लगे हैं अभी तक उनकी हेयरिंग ही नहीं हो रही, उनका कोई रिजल्ट ही नहीं हमारे सामने आता। तो ये सिर्फ हम लाहौर की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे अभी तक याद है कि 2021 के दिसंबर में डिप्टी कमिश्नर लाहौर आई थिंक मुदस्सिर रियाज मलिक थे। तो उनके ना पास वालदैन को एक एक्ट आ गया था कि वालदैन को ना अपनी प्रोटेक्शन देनी है और उनका जो है ना जो भी मसले मसाइल है ना बच्चों के साथ वो हल बैठ के करवाने हैं। मैं कहता हूँ 99% जो थे ना बाप की ज़मीन है, बाप का घर है, बेटे ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया हुआ है। अच्छा कब्जा करके निकाल दिया उसकी सुनवाई कोई नहीं हो रही थी। अब जब सुनवाई होनी शुरू हुई तो फिर जब पता लगा कि बेटा तो अंदर है और बाप बाहर है किसी ओल्ड होम में। फिर ये हुआ कि बाप फौत हो गया हुआ है तो फिर माँ की जगह ये ज़मीन है, तो माँ को उन्होंने ना वैसे पागल करार दे दिया हुआ है और उसको भी ओल्ड होम में फेंका हुआ है। और जब वो केसेस बाहर निकले, एप्लीकेशन जब देखी तो एक एक केसेस पर आप बिलीव करें कि ना इतना रोना आता है जिसकी कोई सेंटी हो जाता है बंदा उधर बैठ के कि ये क्या हो रहा है, ये मुआशरे में क्या चल रहा है। और हालांकि साफ कहा गया है, साफ बताया गया है कि ये धोखा है, बेशक ऐसे है, जो दुनिया है वो धोखा है। तो उसके बावजूद जो है लोग ना
बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। ये ज़मीन है ही ऐसी चीज़। लेकिन इमरान, ये तो मैं तो कहूँगी कि नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। काबज़ीन भी ऐसे ही चल रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी वागुजार करानी होती है ज़मीनें, वो भी नस्ल दर नस्ल इस चीज़ में पड़े रहते हैं। लेकिन इसके वाले से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये सोची जा रही है, बनाई जा रही है कि किस तरह इन माफिया से अपनी ज़मीनें लेनी है। चले सरकारी नहीं तो एटलीस्ट जिनकी निजी ज़मीनें, जिन्होंने अपने उम्र भर की कमाई उसमें लगाई भी होती है, उनको तो एटलीस्ट रिलीफ पहुंचा सकते हैं ना। देखिए मैं आपको एक पहले बात बता देता हूँ। जो पॉलिसी निकालते हैं हाँ। वही पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा। और जो रास्ता दूसरा आता है वो भी पॉलिसी वालों की तरफ से ही जाता है। अच्छा, बात मेरी समझ गया ना आप? हाँ। अब मसला ये है कि इसका हल मतलब ये जंग जारी रहनी है। अच्छा, ये जंग खत्म नहीं हो सकती, वो किसी भी तरीके से हो। नहीं, क्यों नहीं हो सकती? माफिया खत्म नहीं हो सकता यहाँ से, पाकिस्तान से? हाउ इट इज पॉसिबल? किस तरह खत्म होगा माफिया? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रख के। साची कोई नहीं बोलता, माफिया कहाँ से खत्म होगा? आप के सामने केसेस रोजाना आप टीवी देखते हैं, सारे केसेस आपके सामने, आप कहते हैं नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे ही होता है। देखिए ये चीज़ें जो है ये चलती रहेंगी। इनका डिफेंड जो है, यह पॉलिसी आ गई है ना कि फ़र्ज जो है कंप्यूटराइज होनी चाहिए। आपका डाटा सारा SMBR ने कंप्यूटराइज कर दिया है। अब ऐसा ऐसा आपके जो अब आप जाएं और अपनी फ़र्द लें, आपको फ़र्द मिल जाएगी, कंप्यूटराइज मिलेगी। कोई और जाएगा उसको नहीं मिलेगी, उसके नाम पे निकल ही नहीं है, क्योंकि जो जाएगा उसके नाम पे निकलेगी ना। अब तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। अब ये चीज़ें यहाँ तक एक्सेस हो गई है। आप बता रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड होने के बावजूद भी लोगों ने अब इस तरह की ट्रिक्स निकाल ली हुए हैं, इस तरह के कह ले कि उन्होंने चीज़ें निकाली हैं कि वो फिर भी अपनी वो कब्जे कर लेते हैं प्लॉट्स के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर। चले हम लोग कोई अमेरिका की बात नहीं करते, हम कनाडा की नहीं बात करते, हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात कर लेते। वहाँ पर नई दिल्ली में पिछले 5 साल से 70% जो काबज़ीन है उनसे जो ज़मीनें वो वापस की गई हैं। और हम भी पिछले 5 साल से कह लें या 10 साल से इसी बात पर सुन रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती हुई कहती है कि हम काबज़ीन से छुटकारा हासिल करेंगे, ज़मीनें वागुजार कराई जाएंगी सरकारी और निजी। लेकिन यहाँ पे तो कह लें कि 70% क्या 100 से ज़्यादा, 170 मैं कहूँगी यहाँ से ज़्यादा होती जा रही है। देखिए आपने कितनी अच्छी मिसाल दी है। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं कि G20 उन्होंने करवाया और हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। हाँ, एग्जैक्टली। G20 करवा गए हैं वो। और वो ऐसा वो देखिए ये चीज़ें हम उनके साथ मिसाल में नहीं लगी। ये तो ज़हनी माइंड होता है, साबी जंग होती है कोर्ट कचहरियों की। नहीं, हमारा विजन नहीं आगे जा सकता है, इसका मतलब है हम वहीं पे अभी तक फंसे हुए हैं। हालांकि हम अलग, दोनों कंट्रीज जो हैं अलग, एक ही सन में हुए, एक ही तारीख पे, एक दिन का फर्क है। वो कहाँ पे पहुंचे और हम अभी भी कब्जा माफिया से अपनी जमीनें छुड़वा ही नहीं पा रहे। मुझे आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। इलेक्ट्रा आपका ही होगा। मकसद ये कहने का है कि ये चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ कि जब आप मौके पे जाते हैं ना, अच्छा। तो पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। अच्छा। झूठ का परिंदा है। देखिए जो टाउट माफिया वहाँ पे बैठा होता है, जो अंदर सबके साथ मिले होते हैं, वो एक सिस्टम चल रहा होता है। और ये रोजाना का बाजार है, वो गर्म होता है। ये हिस्सा है, ये हिस्सा है। मकसद ये कहने का है कि जब तक हम देखें, हम बुखार उतारना चाह रहे हैं मगर हम ना पैंडोल खाते जा रहे हैं। बुखार चढ़ा हुआ है गले का बुखार जो है, गला ठीक होगा तो इसी तरह जो है कोर्ट कचहरियों में जब तक वो लोग नहीं ठीक होंगे जो कलम पकड़ के बैठे, जो फैसला करते हैं। आपने एक फैसला करना है 2 बंदों की बात सुनकर, आपने एक फैसला करना है मौके की जगह देकर। आपने खुद जानना है, खुद उस महल्लेदारों से पूछना है, क्योंकि आपके ऊपर ये लाजम है कि आप उस घर में जाएं, उसके बहन भाइयों से बात करें, उसके राइट लेफ्ट पड़ोसियों से बात करें। कोई ऐसा फैसला नहीं है, कोई ये तारीख का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ उसी टेबल पे, साहब बहादुर की टेबल पे फैसले होते हैं। और वही 2 हेयरिंग्स जो पटवारियों ने रिपोर्ट लेकर दी हुई है, तहसीलदारों ने रिपोर्ट लेकर दी हुई है, कानूनगों ने रिपोर्ट लेकर दी हुई है, उसी के ऊपर ये फैसले होते हैं। और ये जो जितनी भी ज़मीनें हैं, यही प्रॉब्लम चल रहे हैं। और कोई चेक करने वाला नहीं है कि वो रिपोर्ट जो आई है वो सही भी है कि नहीं है। चेक भी होते हैं। अच्छा। चेक आपको पता कैसे होते हैं? जिस तरह डॉक्टर की फीस होती है, वो तमाम लोगों की फीसेस होती हैं। अच्छा। देखिए ये तब भी तो केस जो है वो वकीलों के पास आ जाते हैं, दीवानी केसेस हैं ना, तो फिर वकील जो है वो उसको सच या झूठ बताते हैं किस तरह से ये ज़मीन किसी का नाम है या नहीं। मकसद ये कहने का है कि जब एक जगह है, आपका शहर लाहौर है, इतनी ज़्यादा ज़मीन जो है वागज़र करवा रहे हैं,
जी जंगल के जंगल वागजर करवा रहे हैं आपके शहर लाहौर में। ये आपके दरोगा वाला के आगे जाए ना तो जंगलात है, वहाँ पे भी ज़मीन कब्जे में है। इसी तरह आपके रूरल एरियाज जितने भी हैं 22-24 यूनियन कौंसिल हैं जहाँ पे रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे ज़मीनें जो है वो इस वक्त काबजीन के पास है। मैं आपको ये सरकारी ज़मीनों की बातें बता रहा हूँ। आपका हाल रोड जो है वो आधा जो है वो सरकारी है, सरकारी प्लाजे हैं सारे जितने भी हैं, कोई लिक्विडेशन बोर्ड का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। आपके माल रोड जो है तमाम जितनी भी तरही इमारतें हैं ये सरकार की हैं, तो वहाँ पे आपके पास आपको नजर नहीं, आप देखें आप काबिज बैठे हुए हैं सारे लोग। वो अब होता क्या है जब उसकी फाइल निकलती है तो मिस्टर निकलसन जो कि पाकिस्तानी, उनके नाम पर हाई कोर्ट के जरिए 500 रुपया जाता है किराया। अच्छा, यहाँ से वो दर्ज होता है उसमें फाइल में। वो हर महीने 500 रुपए वो तब का लगा हुआ है ना, वो मर गया हुआ है। तो ऐसे कोई हमें भी ले देंगे, हम 500 रुपए में जो अपनी सारी जिंदगी सवार लें। ये इसके लिए आपको जरा 70-80 साल पीछे जाना पड़ेगा ना। नहीं अब के जमाने में नहीं मिल सकती। नहीं वो ये है ना कि उसका बेटा आगे, उसकी बेटी, फिर उसका, उनको क्या पता हो गया उनकी पाकिस्तान में कहाँ पे जायदाद है। एग्जैक्टली हाँ। यहाँ पे पता तो नहीं मिस्टर निकलसन है भी है नहीं, यहाँ पे अगली बात सुने ना, यहाँ पे तो कोर्ट में आपके उसके नाम पर वो पैसे जमा होते जा रहे हैं ताकि कल को कोई मसला हो तो हम कहें जी कि ये हमने जो पैसे हैं वो इनको पे किए हुए हैं, कोर्ट के जरिए पे हुए हैं ना। हाँ, अब ये देखिए जैसे ये फुटेजेस भी चल रही है, मिसमार कर रहे हैं, जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं, घर या जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनको मिसमार कर रहे हैं। तो इसके बाद मुझे लगता है दोबारा से काबिज़ीन आ जाते होंगे, दोबारा से मुझे एक बात बताएं, आप रेडी वाला पकड़ते हैं। अच्छा, ये आप नहीं, सॉरी ये मतलब इंतजामिया रेडी वाला पकड़ते हैं। आप ग्राम फरोशी पकड़ते हैं, आप जुर्माना का रहते हैं। जुर्माना सुने जरा। अच्छा, 30,000 बस, 40,000, 50,000, 80,000। शादी हाल में एक फंक्शन हो रहा है, वो इतने पैसे लगाकर उसने शादी हाल वाले को दिए हैं कि जी हमने ये फंक्शन करने बाद का 10 बजे का टाइम है, वायलेशन हुई है, 10 पे वो बाहर आ गए हैं, ठीक है। 10 मिनट का 80,000 रुपया जुर्माना, सरकारी तौर पे 50,000 रुपया आपने देना ही देना है, वो चाहे शादी हाल वाला दे, चाहे वो जिनकी शादी है वो दे। अब हो क्या रहा है, आपके लाहौर में वायलेशन फुल हो रही है, बिल्कुल फुल वायलेशन हो रही है। और जो शादी हाल वाला पहले ही जो वहाँ पे बुकिंग करवाने आते हैं उन्हें कहते हैं भाई ये 50,000 रुपये आप वायलेशन का पहले ही दे दें, कोई आएगा मुसीबत ही दे देंगे। अब आपकी शादियाँ इस तरह से हो रही हैं, आपके फार्म हाउसेस आप देखते नहीं हैं, कभी भी शादी पे जाएं तो 11 बजे तक कोई नहीं आता, तो अगर जिससे नहीं दिए होते वहाँ पे 9:50 पे सारे आ जाते हैं, जनरेटर बंद हो रहे हैं, लाइट्स बंद हो रही हैं। अब बात पैसों की नहीं हो रही, बात तो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की हो रही है। अच्छा। बात ये हो रही है कि हम अपने जब तक रवैये ठीक नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। कोई बंदा क्या लगे किसी को कि किसी की शादी हो रही है नहीं हो रही, ये कहाँ पे हम घूम रहे हैं, ये कौन से काम है जो हमने अफसरान को दे दिए जिनके वो देखो एसीओ के एसी असिस्टेंट कमिश्नर की ये काम है, ये काम लगता है कि शायद उनके लिए इम्पोर्टेंट ये काम है इसलिए उन्हें वो दिए जाते हैं। जो लोग हैं जो साइलिन ना उनका तो काम नहीं हो रहा, उनका तमाशा लगा हुआ है उनके दफातर में, और वो ये शाम को आप 2 करोड़ के डाले में बैठ के 6 सिविल डिफेंस के मुलाजिम साथ बिठाकर और शादी और बंद कराने जा रहे हैं। कोई और काम ही नहीं है, और कोई काम ही नहीं है इनके पास। अब काबिज़ीन के पास क्यों नहीं जाते, और डिशेस लोगों की वो खाने की डिशें इस तरह दिखाते हैं, जब इनकी अपने घरों में शादी होगी तो इनको ये बात का एहसास होगा कि यार आप किसी की पर्सनल लाइफ में जाकर क्या कर रहे हैं। अब बिलीव कर दोस्तों के ना रोने वाले फोन आते हैं कि यार ये क्या इन्होंने मार। अच्छा देखें वायलेशन है ना, अब जिनके हो गई नहीं करनी चाहिए वायलेशन, हम इस हक में है, मगर मकसद ये है कि रेट तो रेट होती है। अगर कोई किसी को कह दे रहा है कि 10 बजे शादी हाल बंद होना चाहिए तो वो खुल नहीं सकता, बंद होना चाहिए फिर, तो ये किस तरह खुल जाते हैं, ये तो इनकी नालायकी है कि ये किस तरह खुल जाते हैं ना। आपकी जिम्मेदारी है कि ये रोज अपने 24 पर्चे दिखाते हैं, तो उसकी हिम्मत कैसी हुई शादी हाल वाले की कि वो 10 बजे से ऊपर ले गया शादी इनकी। ये क्या है कि ये एक पूरी पट्टी है, ये पूरी चेन है। अब कहीं पे आप ग्राम फरोशी कर रहे हैं, 30,000 रुपये जुर्माना यार दुकानदार को, वाई उसको 6 माह के लिए अंदर रखें जरा, ताकि उसका दिमाग ठिकाने लगे कि दोबारा इस तरह नहीं करना। वो 30,000 रुपये पीछे ना उसका भी ईमान खराब हो गया, सारी बात। वो 30,000 देगा तो 70,000 रुपये आपसे निकलवाएगा बाद में। चलिए मुझे ये बताएं कि चलिए तो ओवरऑल हमने बात कर ली है, साथ साथ आप चाय भी पिए, काफ़ी हमने गहमा गहमी वाली बातें कर ली। मुझे ये बताइए कि लाहौर में इस वक्त कौन कौन से इलाकों में इस तरह की ज़मीनें हैं जो अरबों रुपए की हैं और वो समझ लें कि कोड़ियों के दामों वो एक तो बेची भी जा रही है और दूसरा लोगों को दी जा रही है कि आप कामकाज कर लें। आप इतने मासूम
मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है। आपने देखे ना पहले कि आपकी तहसील कैंट जो है इसको रूरल एरिया ज्यादा लगता है। ऑब्वियसली हाँ। आपका जितना भी शहर है ना उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो सारी रूरल एरियाज में आती हैं, जैसा कि बंद रोड। ठीक है। अब जितनी जमीन है वो रूडा के पास चली गई है। आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको रूडा का शुरू हो गया हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको आगे जाके नज़र आएंगी। यानी कि अगले 5-6 साल में आपको ना आपका शहर लाहौर में आपको ज़रूरी ज़मीन नज़र नहीं आएगी। आपका पानी जो है काफ़ी नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि बारिशी पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाने नहीं है। आपका जो बारिश बेड था जिसे हम रावी कहते थे वो ख़त्म हो जाएगा। आपके इर्द गिर्द आपको सोसाइटीज़ नज़र आएंगी और बस आपको फिर स्मोक नज़र आएगी। अभी तो ये अक्टूबर में आती है, फिर ये सितंबर में आना शुरू हो जाएगी और फरवरी तक नहीं जाएगी। 6 माह आपको स्मोक में निकालने पड़ेंगे और ये यही ढूंढ रहे होंगे कि माहिरीन कहाँ से आ रहे हैं, माहिरीन कब आएंगे, जो बारिश बरसाएंगे, कौन सा जहाज आएगा, कौन सा ये तमाम तरीकाकार वैसे ही वेला मचा होगा, शोर मचा होगा, कुछ भी नहीं होना। ये इसलिए कि ये करना कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, आपने एक काम करना है, आप उसकी स्ट्रेटेजी तब अपनाते हैं जब रमजान आ जाता है। यानी कि स्ट्रेटेजी तो तब आनी चाहिए ना। यानी कि आपने किसी बच्चे की शादी करनी है, आप 1 साल पहले आपको सरदर्द होनी शुरू हो जाती है कि यार इसकी शादी करनी है, कमेटी डालनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, फलां काम करना है। यहाँ पर स्ट्रेटेजी ये है कि आपकी स्मोक चल रही है, 400 इंडेक्स आ गया एक्यू लेवल पे, और आप देखें आप वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। यदि कि कोई बंदा सच भी बोल रहा हो ना तो उसको ना बाद में गालियां निकालते हैं, ये कैसे। अच्छा, मेरा सवाल अभी भी वहाँ पे कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी इमारतें जो है वो कोड़ियों के दामों जो है वो यहाँ तो बेची जा रही है, अभी भी कब्जा माफिया के आपकी तहसील कैंट है जहाँ पे 2000 कनाल। अच्छा, वो कब्जा राइवलैंड है जहाँ पे 2000 है। यानी कि आपकी 7000 कनाल, जिसमें आपकी तहसील सिटी है, अर्बन एरिया काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मगर अर्बन एरिया के साथ साथ इसके जो लेफ्ट शादरा जैसे हो गया, आपका सगियाँ जैसे हो गया, इनके जो मौजा जात हैं, यहाँ पे भी सारा रूरल एरिया है। यहाँ पे आपकी जितनी फसलें हैं यहाँ पे लोग जो हैं कब्जा माफिया बैठे होते हैं, और जो असल मालक हैं वो नजर ही नहीं आते। उनके केसेस चल रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं कि हम किस तरह इनके साथ लड़े। ये मैंने आपको, क्योंकि वो अगर पुलिस के पास भी जाते हैं, इंसाफ लेने भी जाते हैं, तो पुलिस क्या कहते हैं, जनाब वो पावरफुल है, आप लोग उनसे मुकमका कर ले, या फिर आप पीछे हो जाए, उन्हें पैसे दे दो। ये मैंने आपको 7000 कनाल बड़े थोड़ा बताइए, इससे और भी बहुत ज्यादा ये वो है जो दादोशुमार में है, जो हमने वो उसमें इनकी अपनी रिपोर्ट में देखा है। अब देखिए रिपोर्ट आपको पता ही है कैसी होती है। एग्जैक्टली कितने ज्यादा उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है, या कौन से ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जो नई रिपोर्ट होते हैं। आप देखिए आपके लाड़ी अड्डे के साथ बादामी बाग मंडी है। हाँ, लाड़ी अड्डा, और उसकी मुझे बताइए उसकी रेनोवेशन का क्या काम है और जिद्दत लेकर आई जा रही है। लास्टली इस पे भी हम जरा अभी ना टोटली ये ना एक ना मीटिंग चल रही है। अच्छा, ये लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर की ही बात है कि ये लाड़ी अड्डे पे ना एक पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा था, 7 मंजिला, जिसमें 7वीं मंजिल पे बहुत बड़ा होटल जो है जिसे कहते हैं वो बनाया जाना था, जहाँ से पूरा लाहौर नजर आएगा आपको। यानी कि रावी, शादरा, इमामिया कॉलोनी तक ना हर जगह रोशनियाँ, रूफटॉप, बादशाह मस्जिद होगी, शाही किला नजर आएगा, मीनार पाकिस्तान नजर आएगा, तमाम चीज़ें। अच्छा, वो उसका जो है प्रोसेस शुरू हो गया है, उसकी पूरा साल जो है, पूरा साल 365 डे। अच्छा, जब वो शुरू होना हो तो वो हो जाता है, वही पूरा साल फिर आ गया। चलें, ये एक तरक्याती प्रोजेक्ट है, चलें 1 साल बाद हो जाए। 9 अरब इसकी लागत है। लारी अड्डे वैसे खूबसूरत होते हैं दूसरे मुल्कों में, ठीक है। हमारे इधर लारी अड्डे को हम देखते हैं तो इधर देखते हैं लेफ्ट साइड पे तो ग्रेटर इकबाल नजर आता है, तो इधर देखते हैं तो लारी अड्डे की पीले रंग की बिल्डिंग ऐसे नजर आती है जैसा वो शहर खत्म कर देती है कि एक तरफ आप शाम को जा रहे हैं, रोशनियों का जो सारी कशिश होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत जिद्दत तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो सुना है कि एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है। हाँ जी, आपके जो आपके मुसाफिर इंतजार गाहें हैं वो बड़ी खूबसूरत होंगी। जो गाड़ियों में बैठने वाली, जिसको हम कहते हैं तमाम जो लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, जो उनके साथ अमला है, उनके रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं अंदर। बड़ा खूबसूरत किस्म का जो हमने देख लिया प्रेजेंटेशन में ना, तो वो बड़ा खूबसूरत किस्म का एक ना इनका प्रोजेक्ट है। कब तक इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाएगा? ये निगरान हुकूमत ही लेगी या अगली हुकूमत जो इलेक्ट होके आएगी वो लेगी? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पौधा लगा देना चाहिए इन्हीं को। अच्छा, पौधा लग जाए फिर दरख्त बन ही जाता है। लेकिन अभी इनका है इरादा पौधा लगाने का या नहीं? देख, ये आजकल तो बड़ी तेजी से मीटिंग चल रही है। अच्छा, हाँ जी, रोजाना इसके ऊपर मीटिंग हो रही है कि किसी तरीके से हम ना, देखिए एक दफा जब चीज उखड़ जाती है ना तो
तो फिर वो बन जाती है, जैसे मर्जी हो जाए, 6 माह लगें, 7 माह लगें, 8 माह लगें, वो बन ही जाती है। हमारा भी ख्वाब ही है कि हमारे शहर लाहौर में बड़ा अच्छा जो है वो बस टर्मिनल्स बने और अल्लारी अड्डा बने, कितना खूबसूरत हो कि आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हैं और आप गाड़ी से उतरे हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं, वेटिंग एरिया आपको मिल गया है, वहाँ जाके आप आराम से बैठे, सुकून से आपके इंतजार गाहें बड़ी अच्छी हैं। आप फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो बस टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे सबसे अहम बात जो है वो वॉशरूम बड़े अच्छे होते हैं। मगर जो अब वाला बस टर्मिनल है तो ये तो हकीकत में अगर बंदा जाए तो बंदा कहता है कि बस गाड़ी आए और हम जाएं। और आप बिलीव करें, देखें जब अच्छे टर्मिनल्स बनते हैं तो फिर गाड़ियां भी बड़ी खूबसूरत आ जाती हैं। हाँ। फिर जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो लोग मुसाफिर होते हैं, फिर वो प्रेफर करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। अच्छा, स्टेक होल्डर जो होते हैं उनको भी मजा आता है अपना बिजनेस करने का। ये चीजें बड़ी अहमियत की हामिल है। और आप कहीं पे बाहर गए हैं, हम जद्दे की बात कर लेते हैं जहाँ पे बंदा अब उम्रे की साल के लिए जाता है, तो वहाँ पे जब टर्मिनल पे उतरते जबरदस्त खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। अब हर कहीं पे भी चले जाएं आप इमरान, कोई भी मुल्क में बाहर चले जाएं, वहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बिकॉज उनकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है, उनका टैक्सेस का पैसा उस पर यूज हो रहा है। अब ये देखिए कि जो हमें प्रेजेंटेशन जो है मैंने देखी है उसमें बड़ा खूबसूरत आपका जदीद तर्ज का लारी अड्डा बनने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना ट्री जो है जितने दरख्त लगाए जाएंगे, हाँ बहुत ज़्यादा आपको एक ना फील आएगा कि हम कहीं पे आए हैं। और जो आपकी तब तक जो है मेरा ख्याल है बदामी बाग मंडी जो है वो भी जो है वो रूडा एरिया में चली जाएगी मुंतकिल। तो एक ना लंबा प्रोसेस है, 2-2.5 साल का ये प्रोजेक्ट है। तो अगर ये जितनी तेजी से रोजाना मीटिंग हो रही है, ये वाली जो बिल्डिंग है इस तरह की बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, ये वाली बिल्डिंग जो है ये बड़ी खूबसूरत तरह की 7 मंजिला बिल्डिंग होगी। इसमें टक शॉप्स होंगी और इसमें पार्किंग है बकायदा। ये सारी पार्किंग के लिए प्लाजा होगा बकायदा। और इसके राइट लेफ्ट जो है बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो इसको बनाया जाएगा। और आपको फिर मैं एक दफ़ा दोबारा बताऊँ कि वो क्या शहर होगा कि लेफ़्ट साइड पे आपके ग्रेटर इकबाल पार्क है और दरमियान में सड़क है और राइट साइड पे आपके लारी अड्डा है। और आप एकदम तस्वीर चेंज हो गई है लारी अड्डे की ना, और लोग जाते हैं और लोग आपको पता है कितना एंजॉय करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके शहर लाहौर में ये मॉडल लारी अड्डा बन जाता है, जिसको ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट स्टाइल का बनाया जाएगा। तो अगर ये बन जाता है तो आपके दूसरे शहरों में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली आप क्योंकि एक लेके आप मॉडल तैयार कर लेते हैं ना, आपका हब जो है वो लाहौर है, बना दिए। अब इसके बाद जितने भी मुल्हिका जो शहर है उनमें भी ये मॉडल वो देखें। आप यहाँ से जाते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो अगर वो इसका करते हैं, इस तरह आपके शहर लाहौर में LWMC आई 2012 में, फिर ऐसा ये गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, मरी, पिंडी हर जगह भी चले गए। तो सफाई का निज़ाम जो है वो नए तरीके से मुतारिफ करवाया गया। इसी तरीके से जब आपके शहर लाहौर में कोई भी चीज़, चाहे वो अंडरपासिस हों, चाहे वो ओवरहेड ब्रिजेज़ हों, आप जाएँ, आप गुजरावाला में जाएँ, आपको ओवरहेड ब्रिज जो है वो देखें, पहले सियालकोट बाईपास को मुड़ने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। तो अब वो एक जो बन गया ओवरहेड ब्रिज बन गया, आप सीधा वजीराबाद जाके उतरते हैं किस्म का। यानी कि वो एक ऐसा ज़मीनी रास्ता उन्होंने कंट्रोल किया है कि वो छोटा कर दिया है। इसी तरह जो है आपके शहर लाहौर में अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिज, मैं कहता हूँ जितने बने कम है, आपके मॉल पर बनना चाहिए। ट्रैफिक बहुत ज्यादा ना यहाँ पे, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए चीजें जरूरी हैं। आपको पता है आपके शहर लाहौर में 4 सरकारी लारी अड्डा है। एक बदामी बाग है, एक आपका बंद रोड मामिया कॉलोनी है, सॉरी सिकंदरिया कॉलोनी, और तीसरा आपका जो है जिना टर्मिनल है ठोकर नियाज बेग, चौथा आपका रायबंड है सरकारी ज़मीन पे, सरकारी लारी अड्डा है। और अगर इनकी हालत बहुत बेहतर कर ली जाए, बहुत ज़्यादा, तो रायबंड वाले लाहौर नहीं आएंगे फिर, क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी बसेस चलती हैं। नहीं, आपका जितना अच्छा लारी अड्डा होगा वहाँ पे भी फिर बड़ी बसेस। अच्छा, इसी तरह जो ठोकर है वो भी अगर अच्छा कर लिया जाए तो वो तो है ही आपके एक ऐसी जगह पे कि जिससे जहाँ से अभी निकलना है तो शहर क्रॉस कर देना, क्रॉस कर देना शहर को। इसी तरह आपका सिकंदरिया है, अगर आपका बंद रोड पे ये लारी अड्डा, आपको पता है सिकंदरिया की वजह से इतने निजी लारी अड्डे बन गए हैं वहाँ पे, वो शिजान से आगे तक चले जाए ना तो वहाँ पे आपको लारी अड्डा लेफ्ट राइट आपकी ना जो वो रोड है ना टोटल ब्लॉक रहती है सारा दिन।
वो इसी वजह से कि वहाँ पे सारे निजी लारी अड्डा बन गए हैं। अब वो भी सरकार के कंट्रोल में है। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ इमरान के अगर क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है हमारा जहाँ पे ये लारी अड्डा बनाया जा रहा है, एक मॉड्यूल नया लेकर आया जा रहा है, मॉडल बनाया जा रहा है, तो हमारा एंट्री पॉइंट इतना अच्छा होगा जब लाहौर हम वापस आया करेंगे कहीं से ट्रैवल करके। अभी अगर हम आते हैं तो एक मेस क्रिएट हुआ होता है वहाँ पर, अजीब व गरीब सी सूरत हाल वहाँ पे होती है। और जब ये इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी, बिल्डिंग्स बन जाएंगी, इतना खूबसूरत लारी अड्डा बन जाएगा, तो फिर तो दिल खुश हुआ करेगा वापस आते हुए लाहौर में। नहीं, आप जाते हैं लारी अड्डा पे, हाँ, गाड़ी भी है आपके पास, आप कहते हैं नहीं मैंने सफर यहाँ से, किस वजह से कि आप वहाँ पे गए हैं, आपको सहूलियात मिल रही हैं, आपका सामान जो है वो कैरी हो गया, फौरी तौर पर सेव हो गया है, बसेस अच्छी हैं, आपको लॉकर मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें। आप बिलीव करें ऐसे ये यहाँ पे लाहौर में तो चले एक चीज़ कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि 2-3 साल लग जाएं इसको। अच्छा। मगर अगर ये बन जाता है तो इसमें लाहौर जो है ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो पास, आपका लारी अड्डा, आप ना एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए चाहे 70 साल गुजर गए हैं तो चले साथ साथ सहूलतें मिलती हैं, जिद्दत साथ साथ ही आती है, मगर लाहौर शहर इस वक्त 70 साल से आगे निकल चुका हुआ है। आपका लाहौर शहर बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। आपके ये जो सफाई वाला अमला नहीं है, इनकी जो फिगर है 9340 किलोमीटर गलियां हैं, लंबी गलियां, लंबी सड़कें हैं कि लाहौर वसी होता जा रहा है लेकिन सहूलियात वसी नहीं हो रही ना, सहूलियात वहीं पर खत्म होकर रह गई है, महदूद है हमारी। आपका लाहौर इमामिया कॉलोनी से शुरू हो जाता है, आप वहाँ से कभी स्टार्ट हो ना तो मांगा जाएं, मांगे से आप ठोकर आएँ, ठोकर से आप रायवंड जाएं, रायवंड से आप डिफेंस जाएं, डिफेंस से आप बार्डर जाएं, बार्डर से आप दोबारा जीटी रोड पे दरिया रावी की तरफ आएँ, आप चारों तरफ से, तो आप सारा दिन क्या सारी रात भी घूमते रहे, आपका लाहौर नहीं खत्म होगा। ये अभी आपको मैंने मेन सड़कें बताई हैं, अंदर नहीं आने के लिए कहा। आप देखिए, आप फर्ज करें नहर पे पड़ जाएं, यहाँ से आप सीधा बॉर्डर की तरफ जाएं, और बॉर्डर नहर पे जाना है ना आपने, तो यहाँ से सीधा आप मुल्तान रोड यानी कि आपने बहरिया तक जाना है, तो वो इतनी लंबी नहर है, उसकी इतनी लंबी आर्टरी है कि आप उसके लेफ्ट राइट जो से मर्जी इलाके में उतर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ज़मीनी रास्ते कंट्रोल हो रहे हैं ना। आपका रिंग रोड है साथ, रिंग रोड में आप जहाँ मर्जी उतर जाते हैं। ये क्या है, ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही है ना। तो ये जो लारी अड्डा है, लारी अड्डे को भी जब ये बन जाएगा, क्या पता यहाँ पे जो पेस बने वहाँ पे उसकी पेस ही ऐसी बना दें। लेकिन इमरान, जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है, जैसे आप भी बताया कि 9 अरब रुपए फिलहाल इस पे ऊपर जो एक्सपेंस है वो बताया जा रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर अभी काम शुरू नहीं होता है, इन केस अगले साल या उससे अगले साल 2-3 साल बाद होता है, फिर तो 9 अरब नहीं लगेगा, फिर तो ज़्यादा पैसे लगेंगे इसके ऊपर, बिकॉज़ महंगाई कितनी होती जा रही है। आपके लाहौर शहर में इस वक्त पार्किंग प्लाजा नहीं है। बिल्कुल, वो पार्किंग का इतना मुझे अभी तक याद है 2017 में अल्लाह ताला साबिक मेयर लाहौर कर्नल टाइम वॉशर जुबैर को दोबारा से कोई ओहदा दे ताकि वो इसी सब्जेक्ट को, वो इस सब्जेक्ट को अपना हिस्सा समझ चुका था। हमारी लोकल बॉडीज ही बहाल हो जाए ना, तो आप बिलीव करें उसका इतनी रुकावट पैदा की गई, कोर्ट केसेस हो गए जी। ये आपके मार रोड पर, हार रोड के बिल्कुल बाहर लेफ्ट साइड पे चार कनाल की जगह है जहाँ पे प्लाजा बनना था और अभी भी कागजों में है, वर्किंग पेपर में अभी भी मौजूद है, खाली जगह पड़ी हुई है, बिल्कुल वैसे खाली पड़ी हुई है लेकिन काम की नहीं है। बाइक्स खड़ी हैं सारे हाल रोड की, मतलब वो काबजीन ने कब्जा करके उसके ऊपर अपनी पार्किंग बना ली है। अब मैं देख बात वही आ जाती है कि वहाँ पे प्लाजा बनना था, नहीं बना। आपका नीला गुंबद में प्लाजा बनना था, नहीं बना। आपका गैलेक्सी सेलमे के बाहर प्लाजा बनना था, नहीं बना। आपका भाटी गेट, आपका सर्कल रोड पे 2 प्लाजे बनने थे, नहीं बने। ये बनना क्या है? कुछ भी नहीं बना। बना ये है कि बनाया है आवाम को और कुछ भी नहीं बना ये है कि आपने बच्चों को छुट्टी करा लें। स्मोक आ गई है, स्कूल से नहीं, टेंशन स्ट्रेस। अच्छा, बना ये है कि आप जो है स्मोक आ चुकी है, अब मार्केटें बंद कर दें, मार्केटें बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें। और जिसने 10, 15, 20 करोड़ पे एक होटल पे लगाया है, वो किस तरह अपना कारोबार बंद करे? भाई बताएं तो उसका कसूर क्या है कि उसने लाहौर शहर में कारोबार कर लिया। लेकिन मेरी बात सुने, बच्चों के स्कूल जाने से कौन सी स्मॉग रुक रही है? आप जो बड़े फैक्टर्स हैं आप उन्हें तो नहीं रोक रहे, आप इंडस्ट्रीज को तो नहीं बंद कर रहे, आप भट्टों को तो नहीं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट करा रहे, आप बाकी चीजों को जो बड़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्मॉग ज्यादा पैदा हो रही है, हमें वो तो वैसे ही नजर आ रही है। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, क्या उनके जाने से स्मॉग पैदा होती है? इधर ही आ जाए। आपको पता है आपकी सड़कों की धुलाई क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है आपकी सड़कों की धुलाई कि अगर वो उनकी धुलाई ना हुई ना तो आपको सड़कें जो है वो ब्लैक कार्बन की तरह नजर आएंगी। चले इमरान, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, लाहौर के हवाले से बात कर रहे थे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।